दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी का जन्म 450 करोड़ साल पहले हुआ। लगभग 350 करोड़ साल पहले हमारे धरती के ऊपर पहले सजीव या जीव की शुरुआत हुई। और अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य 50 से 70 लाख साल पहले उसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों, ये जो पूरा कालखंड है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति से लेके अभी तक ये जो उत्क्रांति है, ये पूरा पीरियड हम 2 हिस्सों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो वो हिस्सा जिसमें मनुष्य की शुरुआत से लेके तब तक का हिस्सा जब तक हमारे पास लिखने का कोई माध्यम नहीं था, और जब से लिखना हमने शुरू किया, स्क्रिप्ट शुरू की, तब से लेके अभी तक जो हिस्सा है वो एक दूसरा कालखंड। तो पहले जो कालखंड है जिसमें बिल्कुल कोई लिखाई नहीं थी, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। और उसके बाद जब से हमारे पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ ना कुछ सबूत है, लिखना हमने चालू किया था, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। दोस्तों, ये जो पूरा इतिहास है मनुष्य का, ये हम 3 अलग अलग युगों में भी उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, स्पेशली इस प्री हिस्ट्री का। और ये वर्गीकरण इसके ऊपर है कि वो कौन सी चीज है, वो कौन से धातु है, वो किस चीज से मनुष्य अपने औजार बनाता था, अपने जो चाहिए वो वस्तुएं बनाता था और अपना गुजारा करता था। तो सबसे पहला जो युग है वो है पाषाण युग। पाषाण युग यानी वो युग कि जिसमें मनुष्य इन सभी चीजों के लिए पत्थरों का यानी इस रॉक का इस्तेमाल करता था। उसके बाद आया ब्रॉन्ज युग यानी कांस्य युग, वो युग कि जिसमें मनुष्य ने इन सब चीजों के लिए कांस्य का उपयोग किया। और उसके बाद तीसरा जो युग है वो है लोह युग, जिसमें मनुष्य ने ये सब अपने औजार, अपने शस्त्रास्त्र और जो चीजें चाहिए थे वो इस लोह से बनाई। लेकिन दोस्तों, अगर मैं खाना बनाने की बात करूं, कुकिंग की बात करूं, तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये खाना बनाना उतना ही पुराना है जितने कि हम लोग, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शुरुआत 4 लाख से 18 लाख साल पहले हुई। अब ये खाना बनाना दोस्तों, मनुष्य बहुत सालों तक एक बाकी के आम जानवरों जैसे ही रहता था। उसका प्रमुख काम था दूसरे जानवरों की शिकार करना और उनको खाना, और दूसरा जंगल में जो कुछ मिलता था वो उसको जमा करना और उसको खाना और अपना गुजारा करना। आज भी हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम ऐसे ही खाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें एक्चुअली ऑफ कोर्स पका के खानी पड़ती है। तो दोस्तों, कुछ देर तक हो सकता है कि मनुष्य ऐसे ही जिंदा रहा, ऐसे ही अपना गुजारा करता था, लेकिन जरूरत पड़ी उसको बहुत जल्दी इसको पकाने की, रसोई की। हाँ दोस्तों, जब ये मनुष्य शिकार करता था तब उन शिकारों को, उस प्राणियों को चबाने के लिए, उसका डाइजेशन के लिए उनको गर्म करना या उनको पकाना बहुत जरूरी था। तो जब से आग की शुरुआत हुई है इस धरती के ऊपर, जब मनुष्य ने यह खोज किया कि कैसे आग को निर्माण करते हैं, तभी से लेके आज तक ये पकाना, ये रसोई, ये सब कुछ चालू है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस चीज में, इस एक खाना बनाने की पद्धति, ये रसोई की पद्धति, इन सब में जो विकास हुआ है और मनुष्य का अपना खुद का विकास, उत्क्रांति
और ये सभी का एक बहुत अच्छा तालमेल है। दोस्तों, सबसे पहली बार जब मनुष्य ने इस रसोई की शुरुआत की थी, तब रसोई की शुरुआत भी उसने इन पत्थरों के साथ की थी। इस जमीन के अंदर एक गड्ढा तैयार करके उसके यहां वो पत्थरों को अच्छी तरह से अरेंज करता था, उसके बीच में ये खाना रखते थे और ऊपर बायोमास को आग लगा के वो अपना खाना पकाता था। दोस्तों, उसके बाद ऑफ कोर्स आया एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और पशुपालन। जैसे खेती बाड़ी की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, तब इस रसोई की जरूरतें बदली, इसकी पद्धति बदली और उसी तरीके से ये पूरा जो खाना बनाने का तरीका वो भी बदला। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे इतिहास में मनुष्य ने रसोई के लिए सबसे पहला जो ईंधन का इस्तेमाल किया वो है लकड़ी, लकड़ी और बायोमास। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला जो ईंधन मनुष्य ने हमारे इस खाने के लिए, रसोई के लिए जिसका उपयोग किया और जो आज भी उपयोग करते हैं, उसका नाम है लकड़ी। और दूसरा ऑफ कोर्स बायोमास। बायोमास है क्या? तो बायोमास में लकड़ी के साथ ये बाकी की छोटी छोटी टहनियां, ये पत्ते, फूल, ये बाकी जो हम लोग खेती करने के बाद जो वहां रहता है, जो बायोमास, वो भी, जिसको कचरा भी कहते हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट यानी हमारा गोबर। दोस्तों, पूरी दुनिया में मनुष्य जहां जहां रहता था, जहां जहां उसने पशुपालन किया, तो जिस पशु का वो पालन करता था उसकी विष्ठा लेके उसका उसने अपने इस ईंधन के स्वरूप पे उसका उपयोग किया है। जैसे भारत में हम गाय भैंस को उसकी विष्ठा से हम गोबर बनाते हैं और उसका अभी तक उपयोग करते हैं ईंधन के तौर पर, वैसे पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग तरह का पशुओं का इस विष्ठा का उपयोग होता है डंग यानी ईंधन के तौर पर। उसके बाद आया चारकोल। अभी चारकोल यानी क्या? तो चारकोल यानी लकड़ी से बनाया हुआ कोयला। इसकी शुरुआत लगभग ईस्वी सन पूर्व 6000 साल पहले हुई। अभी कैसे हुई इसकी शुरुआत? तो जब हम लकड़ी जलाते हैं तब लकड़ी में जितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको बेहतर करने के लिए ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को जलाया जाता है। कैसे? तो हवा के एब्सेंस में, ताकि ये बहुत बेहतर ऐसा एक ईंधन तैयार करती है। ये सेम कोयले जैसा होता है कि जो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो बहुत देर तक मनुष्य ने इस चारकोल को, इस लकड़ी से बने हुए कोयले का इस्तेमाल अपने कुकिंग के लिए, रसोई के लिए किया। और उसके बाद शुरुआत हुई कोयले की। अभी कोयले का जिक्र तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने संस्कृतियों में इसका जिक्र है, इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन सबसे पहले आधुनिक स्वरूप में जिस तरह से आज हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं? तो कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती है और हम उससे कोयला निकालते हैं। तो वैसे सबसे पहली बार ऐसे तरह से कोयला निर्माण किया गया वो अमेरिका में। अमेरिका में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जिन्होंने पहली बार ऐसे खदान देखी और कोयले का जो इस्तेमाल है उसकी शुरुआत की। उसके बाद तो पूरी दुनिया में सब जगह ये कोयले की खदानी की शुरुआत हुई। दोस्तों, उसके बाद एक शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने भाप की शक्ति है उसके ऊपर चलने वाले इंजन का इन्वेंशन किया, जेम्स वैट। ऐसा कहते हैं कि जब ये भाप की शक्ति का अंदाजा मनुष्य को हुआ, उसके बाद शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति, उसके बाद शुरुआत हुई ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और दोस्तों, जहां जहां
ये बाफ इस्तेमाल होता था, उसके लिए इस्तेमाल होता था कोयला। तो पूरी दुनिया में कोयले की ये जो खदानें शुरू हुई, कोयले का इस्तेमाल शुरू हुआ, और पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके लिए ये कोयला और ऑफ कोर्स बाफ का इंजन वो जरूरी था। लेकिन और तभी इस कोयले का इस्तेमाल हम खाने के लिए, ईंधन के लिए, रसोई के ईंधन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ऑफ कोर्स आया दोस्तों, तकनीकी खराबी के कारण 1 मिनट के लिए शायद हम लोग पॉज हो गए हैं, बट जल्द ही श्याम सर रिज्यूम हो जाएंगे और आज का जो विषय है इसके बारे में श्याम सर हमें और आगे बात करेंगे, हमें बताएंगे। तो कुछ चंद सेकंड्स के लिए प्लीज बेयर विथ अस, देयर इज सम टेक्निकल हिकअप, but we are trying to get connected at the earliest. Yes, and here Sham comes. दोस्तों नमस्कार। सॉरी, एक्चुअली सॉरी फॉर दिस टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको तो पता है बहुत ज्यादा बारिश है मुंबई में, तो इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ आज की तारीख में हो, लेकिन फिर से आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते थे। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि किस तरह हमारे इस पूरे इतिहास में, पूरे कालखंड में रसोई के लिए अलग अलग ईंधन का हमने उपयोग की शुरुआत की। जब कोयले की बात है तो कोयला सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोयले की वजह से शुरुआत हुई इस औद्योगिक क्रांति की। इस औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुई जेम्स वैट के इंजन के साथ, लेकिन हर जगह उसके बाद कोयला का उपयोग हम लोग करते थे, और यही कोयला रसोई में भी उसका उपयोग होता था। उसके बाद आई ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल। दोस्तों क्रूड ऑयल, वैसे तो क्रूड ऑयल का जिक्र बहुत सारे संस्कृतियों में है, लेकिन सबसे पहले आधुनिक तरीके से इस क्रूड ऑयल को निकालना और उसका उपयोग करना, इसकी शुरुआत हुई 1869 में। 1869 में पहली बार वो कुआं खोदा गया जिससे क्रूड ऑयल निकला, और इसी क्रूड ऑयल के साथ फिर निकला हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग फ्यूल्स, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है एलपीजी और केरोसिन। और दोस्तों इसके बाद जो अभी सबसे बड़ा ट्रेंड है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा प्रमोशन जिसका हो रहा है, वो है हमारा नेचुरल गैस, जिसे हम पीएनजी भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये कुकिंग फ्यूल यानी रसोई में जो इसका इस्तेमाल करते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ईंधन कई सारे प्रकार के हैं। तो जितने प्रकार के ईंधन हैं, इन ईंधनों को एक अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण भी होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण या सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो सभी लोग जानते हैं और मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि उस ईंधन का उपयोग क्या है, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण। तो दोस्तों ऐसे कुछ ईंधन है कि जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। तो इसमें पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, ये सब कुछ आता है। दूसरे ऐसे फ्यूल जो हम ऊर्जा देने के लिए और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं, और जिसका इस्तेमाल हम बिजली के लिए भी करते हैं, तो जिसमें कोयला, एफओ, फर्नेस ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ आता है। और तीसरा ऑफ कोर्स वो फ्यूल जो हम रसोई में इस खाने के लिए, रसोई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं कुकिंग फ्यूल। तो दोस्तों कुकिंग फ्यूल या रसोई का ईंधन वो ईंधन है जो हम हमारा खाना बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब इस रसोई का जो ईंधन हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इसका पहला एक कदम है, इसके पहली एक स्टेप क्या है, तो वो है चूल्हा। तो कौन सा चूल्हा हम लोग इस्तेमाल लेंगे, ये तय करता है कि कौन सा ईंधन हम लोग खरीदेंगे। तो चूल्हा और ईंधन ऐसा समझिए एक ही चीज है, एक पहली चीज है, जो ईंधन हमें इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से हम अपना चूल्हा खरीदते हैं।
चूल्हे का सिलेक्शन करते हैं। अब ये चूल्हे का सिलेक्शन जो है वो 3 अलग अलग घटकों पे आधारित है। 3 अलग अलग ऐसे रीजंस है कि जिसकी वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ईंधन हम लोग इस्तेमाल करेंगे और कौन सा चूल्हा हम खरीदेंगे। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार का हेड प्रमुख कौन है, स्त्री है या पुरुष है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी कितनी एज है, आपकी खुद की खाने की क्या चॉइसेस है, आप वेजिटेरियन खाते हो, नॉन वेजिटेरियन खाते हो, आप कहाँ रहते हो, आप समुद्र के किनारे रहते हो, आप कहीं पहाड़ी इलाके में रहते हो। तो हर जगह जहां जहां आप अलग अलग जगह रहते हो तब आपकी ये अलग खाने की जो चीजें हैं वो बदलती है। अब ये तो पता है कि इंडिया में हम लोग ज्यादा स्पाइस, ज्यादा नमक खाते हैं और बाकी के देशों में ये बहुत अलग उनकी संस्कृति है। तो दोस्तों दूसरे जो कैटेगरी है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की वजह से भी परिवार ये सोचते हैं कि कौन सा ईंधन उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कौन सा स्टोव खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले है तो कि आपका इनकम क्या है, कौन सा ऐसा ईंधन है कि जिसको आप बार बार खरीद सकते हैं, हमेशा के लिए खरीद सकते हैं, उसका हमेशा के लिए जो उसकी कॉस्ट है, जो यूसेज कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो कर सकते हैं। कौन सा ईंधन है जो हमें आराम से प्राप्त हो सकता है, कौन सा ईंधन है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये है सब आर्थिक कारण। और तीसरे है तांत्रिक कारण। अब इन तांत्रिक कारणों का और आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपकी क्या सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, इनका कोई संबंध नहीं होता। तांत्रिक यानी टेक्निकली सिर्फ हम ये देखते हैं कि कौन सा जो स्टोव है या चूल्हा है जो सबसे एफिशिएंट है, कौन सा चूल्हा है जो कम से कम एमिशन देता है, जो सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा एफिशिएंटली खाना बनाता है, कौन सा है जो कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है और ऑफ कोर्स दिखने में कौन सा सुंदर है। तो ये सब कारण टेक्निकल होते हैं कि जिससे हम ये चूल्हा और ये जो फ्यूल है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने देखे कि अलग अलग चीजें होती है कि जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ईंधन हम लोग खरीदेंगे, तो चलिए देखते हैं इस रसोई में कौन कौन से डिफरेंट ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला होता है वो है घन रूप यानी सॉलिड ईंधन। हमारे रसोई में जो घन रूप ईंधन होते हैं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फोसाइल खनिज और दूसरा हो सकता है रिन्यूएबल। दोस्तों फोसाइल में आता है कोयला। कोयला ऐसा ईंधन है कि जो हम आज भी रसोई में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट में बड़े लेवल पे जब खाना बनाते हो तब करते हो। और दूसरा रिन्यूएबल सॉलिड बायोमास की बात करें तो रिन्यूएबल में घन रूप जो ईंधन है वो आता है लकड़ी, वो आते हैं सभी तरह के बायोमास। आप जब खेती करते हो तो खेती से जो निकलता है कचरा या बायोमास वो भी इसमें शामिल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गोबर। दोस्तों दुनिया में गोबर तब से है जब से ये खाना और ये खेती बाड़ी और पशुपालन हमने शुरुआत की। पूरे दुनिया के लोग जिन्होंने जो जो पशु का पालन करते हैं उनकी विष्ठा वो फ्यूल या ईंधन के रूप में बहुत हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में हम गाय भैंस पालते हैं तो उनकी विष्ठा गोबर से हम उनका ईंधन करके प्रयोग करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो जो ऐसे पशु है उनका भी सबका ऐसा ईंधन करके इस्तेमाल होता है। अगला है द्रवरूप ईंधन। द्रवरूप ईंधन में अगर फोसाइल की बात करें तो फोसाइल में आता है केरोसिन। आज की तारीख में केरोसिन या घासलेट ये सिर्फ जो गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है, उसी नेटवर्क से सभी लोगों को मिलता है। और दूसरा जो है वो है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में होता है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्लांट ऑयल। तो ऐसे वनस्पति जिसमें ज्यादा शक्कर है इससे बनता है इथेनॉल। ऐसे वनस्पति जिसका फर्मेंटेशन होने के बाद हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं उससे बनता है मिथेनॉल। और ये दोनों फ्यूल ऐसे हैं कि जिनको हम रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे है वायुरूप फ्यूल। वायुरूप ईंधन में सबसे पहले है हमारे फोसाइल में और सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल करने वाला रसोई का ईंधन जिसका नाम है
एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा फॉसिल फ्यूल है वो है पाइप नेचुरल गैस। और अगर रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल में वो है बायोगैस। और मुझे लगता है कि हमारे परिवार में सभी लोग जानते हैं कि बायोगैस क्या है। तो दोस्तों ये जो कुकिंग का या रसोई में जो ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो विकास है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इनका बहुत गहरा संबंध। वो कैसे? तो ये जो ईंधन है ये दो प्रकार के कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो एक तो वो ईंधन है जो रसोई में इस्तेमाल करते हैं उसे क्लीन कुकिंग फ्यूल या स्वच्छ ईंधन ऐसा कहते हैं। तो स्वच्छ रसोई का ईंधन उसे कहते हैं कि जो पूरी तरह से जलता है, जो जब इस्तेमाल होता है उससे कोई भी धुआं, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, उसे स्वच्छ रसोई का ईंधन ऐसे कहते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी अस्वच्छ रसोई का ईंधन। अभी अस्वच्छ रसोई का ईंधन वो ईंधन होता है जो पूरी तरह से जलता नहीं है, जो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा धुआं उससे निकलता है और उससे बहुत पॉल्यूशन भी होता है, आपकी सेहत पर भी उसका बहुत गहरा असर होता है। दोस्तों अभी पूरी दुनिया में अगर आप जाओगे तो ऐसे इलाके जो पिछड़े हैं, जो अभी तक अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, ऐसे सभी एरियाज में दुनिया के आज के तारीख में ये अस्वच्छ रसोई का ईंधन ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों दुनिया में अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग है वो अफ्रीकन देश, जो बहुत ही ज्यादा विकसनशील है, पीछे है। दूसरे सहारा का जो रेगिस्तान है उसके आसपास के देश, लेकिन उसके साथ ही साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये भी सभी ऐसे देश है कि जहां ये सभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां आज ये अस्वच्छ ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। और अगर भारत की बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर यानी परसेंटेज कितना वो नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर सबसे ज्यादा परिवार अगर किसी देश में रहेंगे तो उसमें भारत है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत आबादी में दुनिया में दूसरे स्थान पे है। तो ऐसे परिवार, ऐसे लोग जो अस्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कई सारे परिवार, करोड़ों परिवार आज हमारे देश में है। दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 775 करोड़ इतने लोग रहते हैं। अब इसके 775 करोड़ में से 290 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 300 करोड़ लोग आज भी अस्वच्छ ईंधन हमारे रसोई के लिए, हमारे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारे यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे इस दुनिया के लिए, अगर इस दुनिया का विकास शाश्वत या सस्टेनेबल होना चाहिए, ये दुनिया एक सस्टेनेबल लेवल पे, सस्टेनेबल के राह पर चलनी चाहिए, ताकि आगे के हजारों साल तक हम लोग अच्छी तरह से जिंदगी जिए। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स, 17 ऑब्जेक्टिव या 17 लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रखे और हर देश को बोला है कि आप इन अपने देश में इन 17 जो लक्ष्य है इनको अचीव करो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये क्लीन एनर्जी। दोस्तों क्लीन एनर्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वो उसके हासिल करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने राष्ट्र को सस्टेनेबल, शाश्वत विकास की ओर लेके जाएंगे। और यही कारण है कि आज वर्ल्ड बैंक बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, बहुत सारे मिशंस वो फंड करती है, ताकि बहुत सारे लोग अपनी कुकिंग गैस, अपना जो रसोई का ईंधन है वो स्वच्छ ईंधन पर लेके जाए। अभी क्या होता है इस अस्वच्छ ईंधन से, क्या प्रॉब्लम होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अस्वच्छ ईंधन पूरी दुनिया में अगर कोई इस्तेमाल होता है रसोई के लिए तो वो है बायोमास, तो वो है सॉलिड ये रिन्यूएबल फ्यूल जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आते हैं लकड़ी और बाकी की टहनियां, पेड़ के पत्ते वगैरह, फूल, ये सब, और आता है गोबर। ये सभी आज के तारीख में सबसे ज्यादा अस्वच्छ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये अस्वच्छ है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो ईंधन है, ये सभी जो बायोमास है, ये लकड़ियां है, गोबर, सब कुछ है, ये सभी सजीव या बायोलॉजिकल चीजें हैं। हर चीज, हर बायोलॉजिकल चीज, हर सजीव बनती है पानी से। आप और मैं बने हैं पानी से। आप में और मुझ में 70% पानी है,
तो ये जो बायोमास, ये जो लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी पानी होता है, और इतना पानी होता है कि बहुत बार तो बहुत सारी ऊर्जा लगती है इस पानी की वाफ करने के लिए। इसलिए अगर गीली लकड़ी आप लोगे जलाने के लिए तो वो जलेगी नहीं जल्दी, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा उस गीली लकड़ी के लिए वो उस पानी की वाफ कराने में जाती है। और सूखी लकड़ी जो होती है, तो सूखी लकड़ी में भी पूरी तरह से पानी नहीं होता ऐसा नहीं, उसमें भी पानी होता है, सूखी लकड़ी में भी पानी होता है। तो बहुत सारी ऊर्जा उस पानी को वाफ कराने के लिए जाती है, और इनएफिशिएंट, यानी जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी ऊर्जा हमें इस लकड़ी से, बायोमास से पहली तो मिलती नहीं। और दूसरा क्या होता है कि इस बायोमास में बहुत सारी अच्छी जीवन सत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अच्छी अच्छी चीजें होती है, जिसकी वजह से ये सजीव, ये बायोमास बनता है। तो जब आप इसे जलाते हो तब उस जलाने के साथ बहुत सारे ऐसे गैसेस तैयार होते हैं जो गैसेस हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अभी इस बायोमास पे सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है ये फायरवुड, सबसे ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल करने जाने वाला हमारा ईंधन। अभी फायरवुड यानी क्या? यानी सिंपल वो लकड़ी जो जलने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम कितना बड़ा, अगर आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में भी 50% से ज्यादा लोग आज की तारीख में लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये शहरी प्रमाण और गांव का प्रमाण ये बहुत अलग अलग है। और दोस्तों, जब आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, लकड़ी आती कहां से? तो ये लकड़ी आती है हमारे आसपास के जंगलों से। तो जितनी ज्यादा लकड़ी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ज्यादा ये इसका परिणाम हमारे जंगलों के ऊपर हो रहा है। अभी क्यों हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो हमारा भारत देश ऐसा है कि इसको कुदरत ने बहुत अच्छी तरह से नवाजा है, बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा जंगल बहुत पहले से हमारे देश में है। इसके अलावा आज भी अगर आप किसी भी गांव के बाहर जाओगे, किसी भी शहर के बाहर जाओगे, तो आपको बहुत बहुत सारे पेड़ वगैरह नजर आएंगे। तो सबसे इजीली, आसान से जो उपलब्ध हो सकता है ऐसा ईंधन कौन सा है अब चूल्हा जलाने के लिए? तो वो है लकड़ी, आसानी से मिल जाती। दूसरी, वो सस्ती होती है तो लोग उसको खरीदते हैं। और तीसरा, लोगों ने इसको स्वीकार किया है, बहुत पहले से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन 3 चीजों की वजह से हम बहुत सारे लोग भारत के लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं रसोई में। दोस्तों, हर साल 85,000 टन इतनी लकड़ी आज हम लोग हमारे रसोई में यूज करते हैं, और वो सब जंगलों से आती है। दूसरी है चारकोल। अभी चारकोल यानी क्या? तो चारकोल का मतलब है लकड़ी से बना हुआ कोयला। अभी लकड़ी हमने देखी कि लकड़ी में पानी होता है, उसमें बाष्प होता है। तो क्या करते हैं कि इस लकड़ी को ऐसी इस तरह जलाते हैं कि उसकी जो अंदर का पानी है वो भाप बन जाता है, और पूरी तरह से ऐसी लकड़ी और ऐसा कोयला हमको मिलता है जो बहुत अच्छी तरह से जलता है, बहुत अच्छी ऊष्मा या उष्णता हमें प्रदान करता है, और इसे ही कहते हैं हम लोग चारकोल। और आप देखोगे कि चारकोल बहुत सारे जगह पे आज की तारीख में बनाया जाता है, और बहुत सालों से बनाया जाता है, लगभग 6000 साल, ईस्वी पूर्व 6000 साल से ये चारकोल है। लेकिन दोस्तों, लकड़ी में और चारकोल में क्या फर्क है मैं आपको बोलता हूं कि लकड़ी हमेशा कोई परिवार जाके लकड़ी तो लेके आता है, कोई एक आदमी जाके लकड़ी लेके आता है। लेकिन जब चारकोल की बात आती है तो चारकोल बहुत बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे तैयार किया जाता है। चारकोल कोई अपने हर घर वाला चारकोल करता बैठता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो चारकोल तैयार करती है। अभी जब चारकोल तैयार करनी है, जब इंडस्ट्री और बिजनेस करके करना है, तो उसको लगता है स्केल। तो जो बहुत बड़े लेवल पे चारकोल तैयार किया जाता है, बिकॉज ये बेचने के लिए तैयार किया जाता है। तो सोचिए, जब चारकोल तैयार किया जाता है तो उसके लिए कितनी लकड़ी लगती होगी, और कहां से आती है लकड़ी? ये सभी आती है जंगलों से। आप सिर्फ गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आजू बाजू या कितने सारे चारकोल के सप्लायर है। अभी ये सभी इंडस्ट्रीज, ये सभी बिजनेस करने वाले लोग ये लकड़ी लाती है जंगलों से, और जिसकी वजह से हमारे जंगल अफेक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बीच में बाद में ये ऐसे चारकोल करके उनको बेचती है। दोस्तों, आगे नेक्स्ट है काउडंग, नेक्स्ट है गोबर। अभी जैसा मैंने कहा कि गोबर का उपयोग तो हम लोग कई सालों से, हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अब और इस गोबर को थोड़ा सा पहले प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, यानी इस गोबर को पहले सुखाया जाता है, फिर उसके प्लेट्स तैयार किए जाते हैं,
या केक्स तैयार किए जाते हैं और बाद में उसको ईंधन के तौर पर हम हमारे रसोई में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 7 से 10% लोग इस काउडंग का, इस गोबर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें कार्बन सिर्फ 25% है। अब बाकी के देखो, कोई भी ईंधन में जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा वो फ्यूल, उतना अच्छा वो ईंधन। अभी लकड़ी में भी अगर आप देखोगे तो 50% उसमें कार्बन होता है। ये चारकोल में भी अगर आप देखोगे तो उसमें 70-80% कार्बन होता है। इसमें 25% कार्बन है। तो सोचिए, ये गोबर जब जलता है ना, तब वो बहुत कम जलता है और बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इस गोबर में कितने अच्छे जीवन सत्व है, कितने अच्छे मिनरल्स हैं, इतना अच्छा ये बढ़िया फर्टिलाइजर है कि जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत जमीन को है। किसी भी जमीन में अगर आप दोगे तो जमीन उपजाऊ करते हैं। इतने अच्छे तत्व ये हमारे गोबर में रहते हैं, लेकिन हम इसको जलाते हैं। और जलाने के बाद क्या होता है, ये सभी जो अच्छे अच्छे तत्व जब जलते हैं तब टॉक्सिक ऐसे गैसेस तैयार होती है, डाइऑक्सिन, क्लोरोफिनॉल्स, ऐसे 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 वायु तैयार होते हैं जो नॉन कार्सिनोजेंस है, जिनसे कैंसर होता है। ऐसे वायु तैयार होते हैं जब हम गोबर को जलाते हैं। और दोस्तों, इनको जलाने के बाद हम लोग उनके अच्छे अच्छे तत्व उनको भी खराब करते हैं, लॉस कर देते हैं। लेकिन यही गोबर को अगर आप अच्छी तरीके से रखोगे तो आज की तारीख में लोग ये गोबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 महीने पहले हमारी एक राजस्थान की कंपनी, उसने इस गोबर को एक्सपोर्ट किया है कुवैत में। और कुवैत से अभी और डिमांड है कि आप और ज्यादा हमें वो गोबर भेजो, गोबर। इस तरह से वो पैकिंग करके गोबर भेज रहे हो वहां। इतना कीमती है ये गोबर। जितनी अच्छी उपजाऊ जमीन भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। तो वो उपजाऊपन लाने के लिए, वो अच्छी चीजें लाने के लिए उनको गोबर लगता है, जो गोबर मंगा रहे हैं आज। तो क्यों हम लोग उसको ऐसे जलाएं? कितना अच्छा पैसा मिल सकता है हमारे किसानों को अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग करें। और अगर आपको गोबर से फ्यूल भी चाहिए, आपको गोबर से फर्टिलाइजर चाहिए, तो सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो सबसे अच्छी चीज है बायोगैस। बायोगैस करो ना। ये पूरा गोबर जो आज अपने गांव में है, जो अपने आजू बाजू में है, उससे बायोगैस की फैक्ट्री में डालो। उससे आप मीथेन तैयार करो, आप ईंधन जो घर के लिए, रसोई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिलता है। और दूसरा मिलता है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर, और उसको प्रॉपर अच्छी पैकिंग करके फिर आप बेचो। उससे अच्छे पैसे आप भी कमाओ, किसानों को भी दो। तो दोस्तों, भारत में आज इस रसोई का जो ईंधन है उसकी क्या अवस्था है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में आज भी, हमारे देश में ऑलमोस्ट 85% लोग ये एलपीजी, पीएनजी, ये जो स्वच्छ ईंधन हम लोग बोलते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 49.4 यानी ऑलमोस्ट आधे लोग ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गोबर का इस्तेमाल ऑलमोस्ट 23.7 यानी 24% लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं। जो खेतों में जो बायोमास निकलता है छटाई के बाद, उसका इस्तेमाल 15% लोग करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे अभी बहुत सारी गाड़ियां निकली है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, वैसे ही हमारा चूल्हा भी निकला है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। लगभग 5% लोग हैं जो ऐसे चूल्हे का उपयोग करते हैं। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे? 100% होना चाहिए ना। तो 100% में आप बोल रहे कि 89% ये कर रहा है, 50% वो कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, उसका कारण यह है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे यानी एलपीजी का भी इस्तेमाल करते हैं, वो लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में, ग्रामीण भारत में अगर आप जाओगे तो वहां 2-3 अलग अलग चूल्हे रहते हैं। एक तो होता है प्रॉपर जो घर का जो अंदर किचन में रखा हुआ होता है, जिसके ऊपर खाना बनता है, वहां वो एलपीजी रखते हैं। और अपने आंगन में एक दूसरा चूल्हा होता है जिसके ऊपर वो अपने वो नहाने के लिए जो पानी होता है, बाकी की चीजों के लिए पानी हो, वो गर्म करता है। और वहां वो इस्तेमाल करते हैं लकड़ी, वहां वो इस्तेमाल करते हैं गोबर। और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के ईंधन हमारे घरों में आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों,
और ये तो मैंने जनरल बोला भारत के बारे में, लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बारे में देखोगे तो ग्रामीण भारत में ऑलमोस्ट सिर्फ 50% लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और 50% लोग ये बाकी का अस्वच्छ ईंधन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे क्या परेशानी होती है? तो दोस्तों, आपको सुन के शॉक लगेगा कि हमारे देश में आज की तारीख में सालाना 5 लाख लोग मर रहे हैं। हमारे जो किचन में जो अस्वच्छ ईंधन का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे 5 लाख लोग मर रहे हैं। यानी पूरे साल में टीबी से, पूरे साल में एचआईवी से जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं कि हम लोग अच्छा ईंधन, सही ईंधन हमारे इस रसोई में इस्तेमाल नहीं कर रहे। डब्ल्यूएचओ, ये डब्ल्यूएचओ की फिगर है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि पूरी दुनिया में 40 लाख लोग हैं जो हर साल सिर्फ और सिर्फ इस अस्वच्छ घरेलू या किचन के ईंधन से मरते हैं। और भारत की बात करें तो यह आंकड़ा 5 लाख है। क्यों, कैसे मरते हैं बताइए आप? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आप एक्सरसाइज करो, आप हार्ट और लंग को अच्छा रखो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। वैसे ही है ये जो हमारी श्वसन संस्था है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हर पेशी को मिलना चाहिए, तब जाके हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अभी क्या होता है, जब ये आप अस्वच्छ ईंधन के सामने बैठ के खाना पकाते हो तब ये पूरी इस धुएं की वजह से ये पूरी जो आपकी संस्था है, ये सिस्टम है, ये डैमेज होता है। तो आपके बदन को, आपके पेशी को वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जो जरूरी है। ये हार्ट इतना काम करता है इसलिए कि आपको ऑक्सीजन मिले हर समय, और वो जब नहीं मिलता तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको कई तरह के बीमारियां होती है और उसी से होती है मौत है। दोस्तों, हमारा भारत देश ऐसा है कि जिसमें बच्चों में 1 साल के भीतर बच्चे, 5 साल के भीतर बच्चे की जो मृत्यु प्रमाण है वो बहुत ज्यादा है दुनिया में। और इसका कारण क्या है? जो इंपॉर्टेंट कारण भारत में वो है लो बर्थ वेट। वो है कि बच्चे का जन्म के समय बहुत कम वजन, जो कम वजन की वजह से फिर उसको इम्यूनिटी कम होती है उसकी, और बहुत सारी बीमारियां होती है और इसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्यों होता है ये बच्चों का कम वेट क्यों होता है? इसका पूरा जो कारण है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारा चूल्हा, हमारे चूल्हे में, हमारे रसोई में जो ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से, ये धुएं की वजह से हमारी जो गर्भवती माता है उनको वो बराबर चीजें नहीं मिलती और उसकी वजह से वो परिणाम बच्चों के ऊपर होता है। दोस्तों, बहुत सारी क्रोनिक डिसीजेस होती है, ऐसे ऐसे खांसी है, ऐसे ऐसे एलर्जिक चीजें होती है कि जिनके दवाई नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं मेडिकल इसमें एलोपैथी में। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं जिसका आपको पता चलेगा कि कितना भयानक हो सकता है ये। आप कभी कोई अगर सिगरेट फूंक रहा है उसके बाजू में जाके बैठे, आप बैठ नहीं सकते। मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता अगर कोई मेरे बाजू में अगर सिगरेट फूंक रहा है तो। बाहर की बात कर रहा हूं। क्या आप सोच सकते हैं जब हम घर में चूल्हा जलाते हैं उससे इतना प्रदूषण होता है कि मानो हमारे घर में भीतर अंदर इंडोर 400 सिगरेट 1 घंटे में कोई जला रहा है। क्या आपने सोचा है कभी? हम तो सिर्फ ऐसे नजरअंदाज करते कि ठीक है तो हमेशा का है। दोस्तों, इतना भयानक है ये। 400 सिगरेट हर घंटे जलने के बाद जितना प्रॉब्लम होगा ना, उतना प्रॉब्लम होता है हमारे रसोई में अस्वच्छ ईंधन की वजह से, और इसी की वजह से होता है ये कैंसर। जब ये धुआं जाता है, बोलते हैं ना हमेशा, वो सिगरेट का पैकेट देखो, कैंसर होता है, कैंसर होता है। इससे भी कैंसर होता है। आज जो गले का कैंसर कितना बढ़ गया है, ये लंग का कैंसर कितना बढ़ा है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये स्वच्छ ईंधन जो हम हमारे रसोई में इस्तेमाल करते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि सभी लोगों को एक स्वच्छ ईंधन दे, ऐसा स्वच्छ ईंधन जो एक्सेसिबल हो, लोग उसको ले पाए, लोगों को सहज वो उपलब्ध हो। दूसरा, वो अफोर्डेबल हो, यानी वो इतना सस्ता हो कि लोग आराम से उसको खरीद पाए। और तीसरा, उसका स्वीकार कर पाए। वो तो स्वीकार करते ही है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ईंधन की ऐसी परिस्थिति है कि हमारे परिवारों में सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ ईंधन, जिसमें एलपीजी और पीएनजी दोनों शामिल है, ऐसे इसका इस्तेमाल करने वाले परिवार हमारे देश में सिर्फ 46% है।
सिर्फ 46% जो सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ ईंधन करते हैं, आधे से ज्यादा परिवार अस्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शहरी भारत में शहरी परिवार में ये जो संख्या है वो 88% है, जो सिर्फ एलपीजी या पीएनजी, बाकी नहीं कुछ। लेकिन गांव में सिर्फ 31% है। गांव में 70% लोग तो बाकी के अस्वच्छ ईंधनों का उपयोग करते हैं। हमारी जो होम डिलीवरी होती है ना एलपीजी की, कि भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर आता है और जो खाली हो जाता है, ऐसी सुविधा सिर्फ 43% लोगों के पास ही अवेलेबल है, जिसमें शहरी एरिया इलाकों में 78% और ग्रामीण भारत में 28% ये एलपीजी एक्सचेंज होता है। और एलपीजी और सॉलिड फ्यूल दोनों एक साथ जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 39% ऐसे परिवार हमारे देश में है, जिसमें शहर में सिर्फ 8% है, लेकिन गांव में 50% लोग यही काम करते हैं, एलपीजी भी रखते हैं और अस्वच्छ ईंधन भी, और कई बार तो अस्वच्छ ईंधन का ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। और सिर्फ अस्वच्छ सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल 15% लोग करते हैं। शहर में वो 3% है और गांव में हमारे 19% है। दोस्तों ये तो रही एक बात की जो कुछ है। दूसरा एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन सॉल्यूशन जो हमारे सामने है वो है बायोगैस। दोस्तों बायोगैस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है हर गांव में, हर जगह हमारे रसोई के ईंधन के लिए। दोस्तों भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिसने उसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी बनाई, राष्ट्रीय पॉलिसी, जिसमें भारत ने यह देखा कि क्यों ना हम लोग घरगुती लेवल पे, होम लेवल पे ऐसे बायोगैस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसकी वजह से वो गैस निकलेगी, गैस बाहर जाएगी रसोई में, और सेहत सबकी अच्छी रहेगी, एनवायरनमेंट सबका अच्छा रहेगा, और ये पूरा जो प्रॉब्लम है हमारा स्वच्छ ईंधन का और तबीयत का, स्वास्थ्य का, वो सॉल्व हो जाएगा। 30% सब्सिडी डे 1 से चालू है। और कचरे का प्रॉब्लम नहीं था तब, जब 81-82 में ये स्कीम, ये योजना भारत सरकार ने चालू की, तब कचरे का प्रॉब्लम करके नहीं चालू की थी, एक्चुअली स्वच्छ ईंधन लोगों को मिलना चाहिए इसलिए चालू की थी। आज की तारीख में 40 लाख से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। लेकिन परिस्थिति क्या है? ऑन पेपर अगर आप देखोगे, रिकॉर्ड पे देखोगे तो 40 लाख से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनका स्टेटस अगर आप देखोगे तो बहुत कम जगह पे ये एक्चुअली रसोई के ईंधन का काम कर रही है। क्यों नहीं चल रही है प्रोजेक्ट? बायोगैस क्यों नहीं चलते? क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल इसमें डालते हो, वो डालने के बाद उसका पूरा डाइजेशन ही नहीं होता। अगर पूरा डाइजेशन नहीं होगा तो अच्छा वो फ्यूल, अच्छा वो गैस नहीं निकलेगा। जैसे हमने देखा कि वो गीली लकड़ी अगर आप लेकर जाओगे तो लकड़ी जलेगी ही नहीं, उसमें पानी इतना ज्यादा है। वैसे ही अगर आपने बायोगैस के इस प्रोजेक्ट में ऐसा रॉ मटेरियल डाला जो अच्छी तरह से, पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, उसका पचन हुआ ही नहीं प्रॉपरली, तो जो गैस बनती है उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और मीथेन बहुत कम। ऐसा गैस अगर आप अपने रसोई में रखोगे तो आपका वो चूल्हा, उसमें ना कुछ दाल गलेगी उसमें, ना कुछ चावल होगा, ना कुछ होगा उसमें। तो इसलिए बायोगैस के ये जो प्रयोग है, ये जो योजना है, वो भी उतनी सफल नहीं हो पाई जितना हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करके एक योजना भारत सरकार ने अभी 2016 से चालू की, और उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे जरूरतमंद परिवार, लोग कि जिनको आज स्वच्छ ईंधन की जरूरत है, रसोई के ईंधन की, ऐसे लोगों को वो ईंधन दे। और इसीलिए इन गवर्नमेंट क्या करती है कि सभी लोगों को, ये जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं, जिनमें आदिवासी, SC ST, सभी बीपीएल के जो नीचे लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको सब ये सुविधा मिलती है। इनको ये पूरा जो एलपीजी का कनेक्शन वो फ्री में दिया जाता है। पहला सिलेंडर फ्री में दिया जाता है जो भरा हुआ है, और बाद में जो सिलेंडर वो लेते हैं उनमें तो उनको सब्सिडी मिलती ही है। और इसको लेके जो लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखे थे कि 8 करोड़ घरों को, परिवार को ये सब देना है, और उसके साथ फिर जो स्वास्थ्य है, जो पर्यावरण है, उसको किस तरह से बेहतर करना है, किस तरह जंगलों को हमारा प्रोटेक्शन करना है, वो पूरे इनके ऑब्जेक्टिव्स में है। लेकिन जब से चालू हुई हमारा इस कैग, यानी जो लेखा परीक्षण करते हैं, इसे सर्वोच्च संस्था जो भारत की है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इन संस्था का जो रिपोर्ट अहवाल है,
वो ये बताता है कि ये जो सभी सिलेंडर जाते हैं, सालाना सिर्फ 3.25 सिलेंडर प्रति साल, ऐसा ही उनका एवरेज है रिफिल करने का। अभी हमें पता है कि हमारे घर में 6 से 7 सिलेंडर साल के लगते हैं। तो जब आपका ये सभी योजना लाभार्थियों का अगर आपका एवरेज इतना है, तो इसका मतलब बहुत सारे परिवार ऐसे कि जो रिफिल ही नहीं करवाते। उसके अलावा अगर 2020 की बात कर, जो रिपोर्ट है उसकी बात करें, तो 22% जो इसके लाभार्थी हैं, इनको एक बार सिलेंडर देते हैं तो सिलेंडर एक बार भी रिफिल करवाने नहीं आए। इनको जो फ्री में मिला उतना मिला, बाकी की बस, इसका मतलब फिर से गए उस अस्वच्छ ईंधन के ऊपर। इसका कारण यह है कि बीच में हमने देखा कि 2021 में कोरोना था, जिसकी वजह से बहुत सारी आर्थिक परिस्थिति, और सबसे ज्यादा अगर परिणाम जिनके ऊपर हुआ ये हमारे गरीब लोग थे। उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो खरीद नहीं पाए। और बढ़ते दाम एलपीजी के, आज की तारीख में जितना एलपीजी का दाम है, जो हमें शुरुआत में देना ही पड़ता है, सब्सिडी बाद में मिलती, तो इसके वजह से ये खरीद नहीं पा रहे आज की तारीख में। और इसके लिए एमसीएल का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, एमसीएल की सबसे पहले तो एक फिलॉसफी, एक सोच है कि जिसके ऊपर एमसीएल इस संगठन का जन्म हुआ है। और ये सोच ये है कि हमें मिलके हमारी इस धरती माँ को, इस पर्यावरण को बचाना है। कैसे बचाएंगे? तो हम इस धरती माँ को, इस पर्यावरण की जो हानि हो रही है, एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो हो रहा है, उससे बचाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसलिए हमें सभी ऐसे ईंधन जो आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग तैयार कर रहे हैं, उसको 100% रिप्लेस करना है ऐसे ईंधनों से जो हमारे धरती का, हमारे इस पर्यावरण का ख्याल रखे। और इसमें सभी तरह के ईंधन शामिल है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें ऊर्जा, बिजली तैयार करने वाले हैं, इसमें रसोई के सभी तरह के ईंधन। और जब हम लोग ये सोचते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया जिसे स्वच्छ रसोई का ईंधन मानते हैं, वो भी एक्चुअली स्वच्छ उतना हेल्दी नहीं है। भले ही एलपीजी आपके यहाँ, आपके घर में, भले ही वो धुआं ना तैयार करता हो, लेकिन वो एलपीजी पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तो करवा ही रहा है। ये पीएनजी जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फॉसिल है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमारी ये सोच है कि ये पूरे जो ईंधन है, इसको 100% रिप्लेस करना है ऐसे ईंधन के साथ जो धरती माँ का, पर्यावरण का ख्याल रखे, और ऑफ कोर्स आपका ख्याल रखे, सबका ख्याल रखे। और इसीलिए हम हर तहसील में ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट सबसे पहले ईंधन बनाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ पंप दिखाई देगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हर तरह के ईंधन हम लोग तैयार करने वाले हैं। यहाँ हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल कर सीएनजी तैयार करेंगे, हम ऊर्जा के लिए भी फ्यूल तैयार करेंगे, और हम रसोई का भी ईंधन तैयार करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हम मीथेन तैयार करेंगे। दोस्तों, आपके इस तहसील में, आपके गांव में जो एक किसान ये नेपियर ग्रास, बायोमास, ये सब उगाते हैं, इन सब से हम लोग तैयार करेंगे मीथेन। और ये मीथेन ही है जो सब जगह काम कर सकता है। अगर मैं सीएनजी की बात करूं, जो सीएनजी आप अभी खरीदते हो मार्केट में, उस सीएनजी में मीथेन ही होता है, 90% मीथेन होता है उसमें। लेकिन वो मीथेन कहां से आ रहा है? जमीन के नीचे से आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। हमारा सीएनजी कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सीएनजी में तो वो जो 90% मीथेन है, वो जब 94-95 होगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा सीएनजी कैसे, बहुत ही बेहतर ऐसा सीएनजी होगा। और दूसरा, हमारा सीएनजी जला के जितना धुआं, जितना एमिशन आप तैयार करोगे, कोई भी तैयार करेगा, उससे ज्यादा धुआं तो हमारे वो जो खड़े नेपियर ग्रास है ना, वो सोख लेंगे ज्यादा। यानी कार्बन निगेटिव सीएनजी अपना, जो धरती का ख्याल रखेगा। और ये जो बिजली तैयार होती है, तो ये मीथेन है, इससे बिजली भी तैयार करेंगे हम लोग। और जहां तक इस कुकिंग की बात है, या हमारे रसोई के ईंधन की बात है, तो दोस्तों, आज की तारीख में पूरे देश में, हर शहर में सभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, गवर्नमेंट से प्रमोट कर रही है कि आप रसोई के लिए पीएनजी लो, पीएनजी लो, पीएनजी लो। पीएनजी यानी क्या? पाइप नेचुरल गैस। पीएनजी यानी क्या? वो प्राकृतिक गैस जो नीचे से मिलता है। पीएनजी यानी मीथेन, इसमें भी होता है मीथेन। तो बेसिकली आज की तारीख में पीएनजी का मतलब है कि इस पाइप से आपके घरों में ये मीथेन जा रहा है, और आपका जो चूल्हा होता है, उसके साथ वो कनेक्टेड होता है, और उसके ऊपर एक मीटर होता है।
यानी आपके घर में जैसे बिजली के लिए मीटर होता है बाहर, और आप कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो दिखता है बाहर, वैसे ही गैस का है, वैसे ही पीएनजी का है। जितना गैस, जितना पीएनजी आप इस्तेमाल करोगे उतना उस मीटर में नजर आएगा। और इस तरीके से पूरी दुनिया में सभी जगह लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी वो कर सकते हैं। जैसे हम सीएनजी बनाएंगे, लोगों को देंगे, तो हम भी इस पीएनजी का, इस मीथेन का निर्माण करेंगे, इस घरेलू गैस का निर्माण करेंगे और अपने लोगों को दे सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाला जो भविष्य है वो गैस का है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अभी गैस की ओर बढ़ रही है। आपको शायद पता नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है गैस के लिए। गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का निवेश करके हमारे पूरे देश में इस गैस के लिए पूरी पाइपलाइन तैयार की है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हर शहर में मैक्सिमम जगह पे सीएनजी मिले और मैक्सिमम जगह पे पीएनजी मिले। मैक्सिमम के हर जगह में जाना चाहते हैं हम लोग, ताकि ये जो गैस है, यही गैस से हर तरह की ऊर्जा देश को मिले। यही गैस जाए जो बिजली बनाने का काम करे, यही गैस जाए इंडस्ट्री में और जो इंडस्ट्री को जो ऊर्जा चाहिए वो दे। यही गैस जाए सीएनजी बनाए और जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल करे। यही गैस घर में जाए, रसोई के गैस का काम करे, रसोई के ईंधन का काम करे। तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था भी गैस की ओर जा रही है। और दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करने वाला देशों में से एक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो 4 देश है ना, उसमें भारत है जो सबसे ज्यादा ये एलएनजी या गैस इंपोर्ट करता है। 40% से ज्यादा ये गैस हम कुवैत से मंगाते हैं, और बाकी का बचा हुआ ये सऊदी अरेबिया और बाकी के जो ओपेक देश है उनसे मंगाते हैं। और कहां से आता है गैस? हजारों किलोमीटर से आता है। हजारों किलोमीटर से पाइपलाइन है जिससे गैस आती है हमारे देश में। पाइपलाइन भी है और बड़े बड़े जहाज है कि जिसमें एलएनजी आते हैं, और हमारे बाकी जो बंदर है ना उसमें आते हैं। और फिर ये गैस आने के बाद ये पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना हुआ है उसमें गैस जाता है। और फिर ये जो अभी निवेश करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया है, इसी गैस से फिर मिलता है आपको सीएनजी। इसी गैस की वजह से जा रहा है घर घरों में पीएनजी, इंडस्ट्री में जा रहा है, हर जगह भी ये जा रहा है, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, एक तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्था बनी है गैस के लिए। लेकिन उससे भी अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हमें अभी इस गैस के लिए कहीं बाहर से गैस मंगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं किसी देश से हमें गैस मंगाने की, इंपोर्ट करने की। हम 100% ये गैस हमारे घर में तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और ये गैस सिर्फ रसोई के ईंधन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर तरह के ईंधन। यानी जो गैस अगर हमें उससे सीएनजी बनाना है, बिजली बनानी है, ये सब कुछ ये गैस हमारे घर में तैयार कर सकते हैं। हम लोग अपने देश को इस गैस में आत्मनिर्भर कर सकते हैं, स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। और ये करेगा सिर्फ एक आदमी, और उस आदमी है हमारा किसान। दोस्तों, हमारे देश में इतनी ज्यादा जमीन है, इतनी ज्यादा अच्छी खेती है जो कुदरत ने हमें दी है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे किसान इतने मेहनती है, इतनी मेहनत करते हैं जो दुनिया में बाकी की जगह पे लोग नहीं करते। ये वही किसान है जिसने अपने देश को, ऐसा देश जो दूध के लिए दूध की पाउडर इंपोर्ट करता था, उसे दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। ये वही किसान है कि जिसके बलबूते पे हम 90% ऑफ द टाइम पूरे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और ये वही किसान है जो हमें फिर से हमारे देश को हर तरह की ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करेगा, हर तरह की ऊर्जा। और अगर मैं इस कुकिंग गैस की बात करूं तो 100% हम लोग कुकिंग गैस में तो स्वयं पूर्ण होंगे ही, लेकिन हम ये सबसे अच्छा ईंधन पूरी दुनिया को भी दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आज हमारे देश में, आज हमारे इस किसान में। और जहां तक ये इसकी बात है, घरेलू ईंधन की बात है, तो दोस्तों शायद हमें पाइपलाइन हमें शायद वो पॉसिबल ना हो। जहां छोटे छोटे गांव में हमारे लोग रहते हैं, जंगलों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, कितने सारे लोग हैं जो आज की तारीख में उनके पास इस खाना बनाने के लिए रसोई में वो ईंधन नहीं मिलता। तो जरूरत नहीं वो पाइपलाइन डालने की हर जगह। हम ऐसे सिलेंडर तैयार करेंगे
और इस सिलेंडर में वो हमारे मीथेन डाल के हम लोग हर घर में देंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं पाइपलाइन की हमें तैयार करने की। जैसे आप एलपीजी का सिलेंडर देखते हो ना, वैसे सेम सिलेंडर हम लोग तैयार कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं। अगर हमें बहुत पहाड़ी इलाकों में काम करना है तो 5 किलो के कर सकते हैं। ये 14 किलो का रहता है, 14.2, तो हम लोग 5 किलो के, 7 किलो के, 8 किलो के कर सकते हैं। और हर किसान को, हर हमें जो भी जरूरतमंद है हमारे गांव में, उनको दे सकते हैं। और उनको चूल्हा बदलने की जरूरत नहीं है, चूल्हा वैसे ही रहेगा, ऊपर का आपका चूल्हा वैसे ही रहेगा। आपको सिर्फ एलपीजी का सिलेंडर निकालना है और हमारा सिलेंडर उसमें रखना है, बस यही काम करना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बोलता हूं। अभी एलपीजी के सिलेंडर का क्या होता है कि आपका भरा हुआ सिलेंडर होता है, जब वो खाली हो जाता है तब आप उसको देते हैं और भरा हुआ मंगाते हैं, लगाते हैं। इसमें इसमें अच्छी बात यह है जो हम लोग कर सकते हैं कि आप अपना सिलेंडर लेके आओ हमारी पंप पे और वो भर के लेके जाओ। यार ऐसे नहीं कि भरा हुआ लेके गए और ये रखे, इसकी भी जरूरत नहीं। अभी आपको आपके गाड़ियों में जो सीएनजी हम लोग भरते हैं, तो सीएनजी कहाँ डालते हैं? एक्चुअली वो सीएनजी आपके गाड़ी में एक जो सिलेंडर होता है, टंकी होती है, उसमें ही डालते हैं, टंकी में ही डालते हैं, कोई दूसरा सिस्टम नहीं होता। तो यहां भी जो करना है वो टंकी में ही डालना है। तो ये काम हम लोग अपने गांव में, अपने तहसील में कर सकते हैं। और अपने तहसील को हम हर तरह के इस ईंधन को इस ईंधन में सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये करने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त तरीका क्या, मैं आपको बोलता हूं। इनफैक्ट मुझे तो हमेशा लगता है कि हमारे इस एमसीएल का जो भी विजन है, जो भी मिशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वो करने का कि सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। तो सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बिजनेस कुछ है तो वह एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में बसा ये प्रोजेक्ट यही सबसे पहले क्या करेगा कि अपने गांव में जितनी खेती है उससे ज्यादा बायोमास हम लोग तैयार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गैस वो तैयार करेंगे। और ये कोई आलू नहीं है, ये कोई प्याज नहीं है, कुछ ज्यादा बढ़ेगा उसका रेट कम हो जाएगा। जितना जितना पोटेंशियल है, जितना पॉसिबल उतना करेंगे, वो तो एक है। लेकिन आपका एमवीपी का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि आप नेपियर ग्रास सिर्फ उगा के ले लो। पूरे घर में, पूरा आपके ग्राम पंचायत में जितने भी घर है, जितने भी गांव है, जितने भी घर है, उन सभी घरों में अच्छा स्वच्छ ईंधन देने का भी आपका काम रहेगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हर घर में आप दे सकते हो ये ईंधन। और जरूरी नहीं कोई गरीब से पैसे ही दे, कोई किसान अगर वो नेपियर गैस तैयार कर रहा है और हमें दे रहा है तो उसके बदले में हम लोग उसको गैस देंगे। ऐसे कोई घर है जिनके घर में शायद उनके पास खेती नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो पशुपालन करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, हमारे लिए कुछ एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो हम लोग खरीदेंगे और उसको ईंधन देंगे। तो बहुत अच्छा काम हमारा एमवीपी हर गांव में कर सकता है। इनफैक्ट ये हमारा फाउंडेशन है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो पूरी जितना हमारा पोटेंशियल है पूरे दुनिया के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए दोस्तों 17 से 18% इतना फ्यूल तैयार कर सकते हैं। हमें जरूरत है सिर्फ 3.5, 4, मैक्सिमम 4.5% की, और पूरी दुनिया के लिए 18% हम लोग इतना फ्यूल तैयार कर सकते हैं। ये छोड़िए कि ना आत्मनिर्भर और आत्म स्वावलंबन बनना, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इतना कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल भारत के पास है कि हम लोग आने वाले दिनों में नेक्स्ट ओपेक कंट्री होंगे। जितना ईंधन हमें लगता है उससे ज्यादा हम लोग बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सब लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, हम फिर से हमारे देश को एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलो अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, सुजलाम सुफलाम बनाते हैं। श्याम सर ने आप देख, ये श्याम सर क्या केमिस्ट्री है, क्या केमिकल है, समझ में नहीं आता। बड़े कुकिंग फ्यूल इस टॉपिक को उन्होंने अपने देश से जोड़ा। ये एक अपने ब्रेन को पूरा वो तोड़ फोड़ के
आपको सहन से करने वाली, सोचने में मजबूर करने वाला थॉट उन्होंने आज दिया है। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, और एक बार और एक शुक्रवार और हमारे श्याम सर का ब्रेन पे हमारे और एक वार, और ये वार अपने आप को मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि हमारी कमिटमेंट कितनी स्ट्रांग है हमारे आम भारतीय भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति। जी हाँ, आज एक नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे की इस उपलक्ष्य में मैं सारे डॉक्टरों को जो एमसीएल से जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई देता हूं। और जो सीएस है, आज हैप्पी सीए डे भी है, तो जो फाइनेंस में जो भी काम करते हैं सीएस, जो एमसीएल के पार्ट हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर हो, सीए हो या जो भी हो जो आज श्याम सर को सुन रहा है, उसने बताया कि हमारे घर में जलने वाला चूल्हा हमें और उसमें बनने वाली हमारी रोटी, उसके पीछे का अर्थ कारण और उसके पीछे की हमारी हेल्थ, एक बहुत बड़ी सीख देके श्याम सर गए हैं कि आपको कुछ बड़ा करने का जरूरत नहीं है। आपके घर से ही आप ऐसा काम एमसीएल में कर सकते हो जो इस देश को बहुत बड़ी ताकत में कन्वर्ट कर सकता है। लोग आते हैं, पूछते हो फैक्ट्री कैसा होगा, वो ये कैसे होगा, ये वो कैसे होगा। अरे वो जैसा होगा वैसा होगा, बट जो एमबीपीज हमारे साथ जुड़े हैं, जो चैनल पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे एमपीओ हमारे होने का दावा करते हैं, उनके लिए थॉट था कि हमारी माता बहनें जो हजारों सालों से चूल्हे में अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए खाना बना रहे, तो आज अगर हमारे घर में चूल्हा है, अनसिक्योर्ड चूल्हा है, तो ध्यान में रखिए उस चूल्हे के पास जाने वाले हमारी माता बहनें, और जो अगर पुरुष भी किचन में काम कर रहे हैं, उस चूल्हे में काम कर रहे हैं, उन सब की हेल्थ कितनी रिस्क में है, और इन सबका नाता इस देश से कैसे है। हेड्स ऑफ टू श्याम सर, इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन, और ये हमें नई सोच पे मजबूर कर ही रहा है और हम सोच ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम फॉर रिमाइंडिंग अस अबाउट महर्षि कणाद। श्याम सर और प्राची मैडम हमेशा हमें हमारे भारत के एंशिएंट रूट से जोड़ते हैं, और जिनको रूट्स पता होते हैं उनको फ्रूट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच for all this mind-blowing and fantabulous session, and I thank you everybody who has attended it, all our MVP owners, channel partners, MP owners, MBS, BDS, senior BDS, prime BDS and senior prime BDS, and entire MCL India परिवार. Thank you so much for being here with us. So और एक बार बड़ी फक्र से, बड़े शान से कहना चाहूंगा कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है। जी हाँ, एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, और मैं आप लोगों को इस बात की याद दिलाता हूं कि दोस्तों, आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है, कृपया इस लिंक पर जाइए। हम आपके जो फीडबैक्स है उनका इंतजार करेंगे, कृपया फीडबैक भेजना ना भूलिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी प्राची मैडम का, जिन्होंने फिर एक बार प्राचीन भारत के बारे में हमें बताया, और किस प्रकार से आज जिन खोजों के बारे में हम पढ़ते हैं वो सारी खोजें हमने ऑलरेडी करके रखी थी। इसके बारे में बताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर श्याम घोलप सर का, जिन्होंने फिर एक बार हमें बताया कि किस प्रकार से जो बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी बातें उनका हम बिजनेस में उन्हें किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, ना कि बल्कि हमारे भारतीयों के लिए, लेकिन हम पूरे विश्व के लिए इसका ये सारी चीजें हम तैयार कर सकते हैं, उन्हें दे भी सकते हैं। और दोस्तों, फिर एक बार हम हमारे देश को एक आर्थिक महासत्ता भी बना सकते हैं। आज एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात जो हम मामूली समझते हैं, वो मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। ये आज श्याम सर के इस सेशन के बाद पता चली है। लोग कहते हैं कि ग्रामीण भारत में स्त्रियों का अक्सर जो मृत्यु का दर है
वो ज्यादा होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो यस, जो कुकिंग फ्यूल है वो कुकिंग फ्यूल ठीक ना होने की वजह से, वो अनक्लीन होने की वजह से, अस्वच्छ होने की वजह से हमारे देश की जो माता भगिनी है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ये चीज हम बदल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम और ज्यादा संवर्धन कर सकते हैं, और ये करने के लिए एमसीएल अपने मिशन के साथ बंधा हुआ है। और ये सारी बातें अगर हमें लेकर जानी है गांव गांव, तो इसके लिए एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों का सहभाग और आप लोगों का जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए दोस्तों, हर शुक्रवार आप बिना चुके यहाँ पर इस फ्राइडे सेशन को आते हैं, ठीक उसी तरह हर सैटरडे अपने गांव में हमें यह सेशन लेना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्राइम बीडीए, बीडीए, सीनियर बीडीए, हमारे सारे एमपीओ, एमबीएस, हमारे सारे एमबीपी चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ पूरा एमसीएल परिवार। दोस्तों शुक्रिया, आप लोग इसी तरह से हर शुक्रवार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस भरोसा दिखाने के लिए मैं दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिए, और ये घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।